गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक मैंने जीएनएम सेकेंड ईयर्स के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंडर चूज़ किया है, दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो जब हमारी क्लासेस चल रही थी ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने ओसीडी के बारे में कुछ ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया था आप लोगों को। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो हम ओसीडी के बारे में आज पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट, देन द डेफिनेशन ऑफ ओसीडी, देन एपिडेमियोलॉजी मतलब प्रेवलेंस कितना है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स का, देन रिस्क फैक्टर एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड देन द सिम्टम्स. So starting with the introduction part. Here it is introduction part. जो हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं वो मेनली ट्रांसलेट किया था कार्ल वेट्सफल ने, जिसका द टर्म प्रीवियसली वाज लाइक ज़्वेंग्सवर्स्ट टेल्यूइंग. तो उसके बाद ओसीडी का डॉक्यूमेंटेशन हुआ और ज़्वेंग्सवर्स्ट को बाद में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोला गया. सो जो सिगमंड फ्रॉइड था इन 1910, ही एट्रीब्यूटेड और सेड ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर टू अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट दैट मैनिफेस्ट एज द सिम्टम. जो हमारे माइंड में अनकॉन्शियस स्टेट में कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो रिजॉल्व नहीं होते हैं या जो रिप्रेस हो चुके होते हैं, उनकी जो मैनिफेस्टेशन आती है दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. सो फ्रूड ने डिस्क्राइब किया था कि जो क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ अ टिपिकल केस ऑफ टचिंग फोबिया होता है एज स्टार्टिंग इन द अर्ली चाइल्डहुड when the person has a strong desire to touch an item. In response, the person develops an external prohibition. मतलब जब बच्चे में किसी चीज़ को टच करने के लिए, मतलब जो हमारा सेकंड स्टेज होता है सिगमंड फ्रू के अकॉर्डिंग, दैट वाज जेनिटल, जहाँ पे पर्सन को अपने जेनिटेलिया टच करने में प्लेजर फील होता है बेबी को एट द एज ऑफ टिल द एज ऑफ 18 मंथ टू 3 years ऑफ एज, जहाँ पे पर्सन को ग्रेटिफिकेशन फील होता है बाय टचिंग द जेनिटल ऑर्गन्स. वहाँ पे अगर किसी प्रकार का मीन्स वो अगर प्रॉपरली अटेन नहीं हो पाया होता है, उसकी वजह से पर्सन की एक्सटर्नल प्रोहिबिशन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आती है. हाउएवर दिस प्रोहिबिशन डज नॉट सक्सीड इन अबॉलिशिंग द डिज़ायर टू टच. मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन को डिज़ायर नहीं होगा, डिज़ायर होगा बट ही प्रोहिबिट टू टच. डिज़ायर होगा बट टच नहीं करना चाहेगा. All it can do repress the desire and force it into the unconsciousness. So the Freudian psychoanalysis remained the dominant treatment for OCD until 1980s. तो जो फ्रूड ने हमें थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग हम साइको एनालिसिस का ही यूज़ करते थे ओसीडी पेशेंट्स को ट्रीट करने का टिल मिड ऑफ 1980s. इवन दो द मेडिसिनल एंड द थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट्स वर नोन एंड अवेलेबल थी, बट उससे ज़्यादा बेटर हमारा फोकस रहता था ऑन द साइको एनालिटिक थियोरी वाला पार्ट विच इज़ गिवन बाय द Sigmund Freud. It was widely thought that these treatment would be of the effectiveness of the psychotherapy. But क्या हुआ, mid 1980s में psychiatry made a sudden about face on the subject and began treating OCD primarily through the medicines. मतलब 1980 के बाद से OCD को मेडिसिन से ट्रीट किया जाने लगा रादर देन द साइको एनालिसिस. तो थ्योरीज में आपने पढ़ा है साइको एनालिसिस में हम क्या कहते हैं, जो पर्सन के रिप्रेस थॉट्स होते हैं उनको कॉन्शियस माइंड में लाते हैं बाय आस्किंग देम. एक वर्ड से उसको हम लोग को वो क्या इलेबोरेट करता है उसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं स्टोरी एंड हिज थॉट्स, और हम वहाँ से रीज़न फाइंड आउट करते थे एंड देन वी यूज टू ट्रीट. बट अब क्या होने लगा 1980s के बाद कि ओसीडी को हम लोग डायरेक्ट मेडिसिन से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था. सो obsessive compulsive disorder is a mental disorder
where people feel the need to check thing repeatedly. क्या होता है, पर्सन को फील होता है नीड कि मुझे चीज़ों को बार बार चेक करना है, कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करना है रैपिडली, कॉल्ड रिचुअल। मतलब एक चीज़ को बार बार देखना या किसी काम को बार बार करना, उसको हम रिचुअल बोलेंगे। एंड हैव अ सर्टेन थॉट रिपीटेडली, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म है, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ऑब्सेशन है कि कॉन्टिन्यूअस रिपीटेड थॉट्स आते रहेंगे, दैट इज ऑब्सेशन। और उन थॉट्स को कम करने के लिए या उन थॉट्स के लिए एक्ट करना होता है हमारा कंपल्शन, मतलब कोई रिचुअल परफॉर्म करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे थॉट आ रहा है बार बार कि मेरे हाथ गंदे हैं, दैट इज़ माई ऑब्सेशन की डर्टी हैंड्स हैं, तो मुझे ऑब्सेशन हो रहा है, मुझे बार बार थॉट्स आ रहे हैं मेरे हाथ गंदे हैं। बट अगर मैं जाती हूँ और मैं अपने हाथ धोती हूँ, दैट इज़ कंपल्शन। मतलब जो मेरे थॉट्स कॉन्टिन्यूअस चल रहे थे मेरे हाथों के गंदे होने को लेके, अब मैंने उस थॉट को दूर करने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म किया और मैंने हाथ धो लिए। मतलब मैंने अपने थॉट्स को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्शन किया, दैट इज कॉल्ड कंपल्शन और रिचुअल। तो ये दो टर्म्स होती हैं, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव, जो यहाँ पे क्लियर होगी। पीपल आर अनेबल टू कंट्रोल ईदर द थॉट्स और द एक्टिविटीज फॉर मोर देन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। जब इंसान अपने उन थॉट्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वो थॉट्स रेपिटेड चल रहे हैं, और उन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए वो रेपिटेडली कोई ना कोई एक्शन करता जा रहा है विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम। मतलब 1 घंटे का टाइम ले, अगर 1 घंटे में पर्सन कुछ नहीं कर रहा है, बस वो बैठा है, उठ रहा है हाथ धो रहा है, उठ रहा है हाथ धो रहा है, उठ रहा है हाथ धो रहा है और आ रहा है, मीन्स उसने 1 घंटे में कोई 10 से 12 बार हाथ धो लिए, बट उसने किसी चीज़ को टच नहीं किया है। स्टिल व्हाट इट इज शोइंग कि थॉट चल रहे हैं, हाथ गंदे हैं, उन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए वो एक्शन कर रहा है। मतलब विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इवन वो पर्सन एक्टिविटीज़ को रिपीट कर रहा है, थॉट्स कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, तो उसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो होती है जैसे इंक्लूडिंग हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट इज काउंटिंग द थिंग। कई पर्सन्स को थिंग्स को काउंट करने की ऑब्सेशन और कंपल्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल कैशियर, ठीक है, जो कैशियर है उसको अगर थॉट चल रहा है कि उसने गलत गिना है, वो भूल गया है, उसकी काउंटिंग गलत हो गई है मनी को लेके, वो बार बार काउंट करेगा, दैट कैन बी इवन। और बच्चों में भी होता है अपने क्यूब्स को काउंट करते रहना, फीमेल्स में होता है अपने ड्रेसेस को काउंट करते रहना, पेपर्स काउंट करते रहना, नोटबुक के पेजेस काउंट करते रहना, ये भी हमारा ऑब्सेशन कंपल्सन में होता है। नेक्स्ट इज चेकिंग टू सी इफ अ डोर इज लॉक्ड और नॉट। कईयों को ये होता है कि वो इंसान कहीं बाहर जा रहा है, वो बार बार आके अपने दरवाजे चेक करता है। एक बार चेक कर गया, उसने देखा लॉक अच्छे से लगा है, कुछ देर आगे वो जाएगा, उसको फिर से वही थॉट आएगा कि शायद मेरा डोर खुला रह गया, और वो वापस से आके फिर से अपना डोर चेक करना स्टार्ट करेगा। ऑल्दो वो अभी जस्ट 2 मिनट्स पहले ही जाके अपना डोर चेक करके आया था, स्टिल उसको फियर होता है, वो कॉन्टिन्यूस थॉट चल रहा होता है कि उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया है, तो वो जाके फिर से उसको चेक करेगा, दैट इज कंपल्शन। नेक्स्ट, सम मे हैव डिफिकल्टी थ्रोइंग थिंग्स आउट। ठीक है, वो उसको बोलते हैं हम होर्डिंग की चीज़। कोई इररेलेवेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल गर्ल्स में होता है, उनको क्लोथ फिट भी नहीं आ रहे होते, फिर भी वो उन क्लोथ को रखे रखते हैं। तो सेम इट इज़ तो नॉर्मल इन द गर्ल्स, बट क्या होता है कि जो होर्डिंग वाला पर्सन होता है वो चीज़ें यूज़फुल नहीं है। फॉर एग्जांपल कईयों को होता है होर्डिंग ऑफ या कलेक्शन ऑफ मेटालिक ग्लासेस, या हमारे जो ग्लास होते हैं, शीट्स होती हैं, सीट्स होती हैं, उनको इकट्ठा करते रखते हैं। कोई लोग जैम्स को इकट्ठे करके रखना स्टार्ट करते हैं, कोई पर्ल इकट्ठे करके रखते हैं, जो नन ऑफ द यूज़ होते हैं, उनका यूज़ कुछ नहीं होता, स्टिल वो उनको अपने साथ रखते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, कि उनको उन चीज़ों को कलेक्ट अपने पास रखने की या कलेक्शन में रखने की आदत होती है, जो यूज़फुल नहीं है, जिनका कोई वर्क नहीं है। तो ये भी हो सकता है। These activities occur to such a degree that the person daily life is negatively affected. वो इतने continuous thoughts होते हैं और इतनी ज़्यादा frequent actioning होती है, compulsion होती है, कि उसकी वजह से जो person की normal living या okay, अगर वो person दिन में 100 से 200 बार सिर्फ हाथ ही धोए जा रहे हैं, तो वो अपनी daily activities कैसे perform करेगा, वो अपना occupation कैसे properly handle करेगा, it is not possible। मतलब अगर उन ऑब्सेशन और कंपल्सिव थॉट्स की वजह से पर्सन की डेली लिविंग भी
हैम्पर हो रही है या ऑल्टर हो रही है, दैट इज मतलब पर्सन को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, और वो मेंटल डिसऑर्डर है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देन दिस ऑफन टेक अप मोर देन एन आवर अ डे। ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा ले रहे हैं टाइम। मोस्ट अडल्ट रियलाइज दैट द बिहेवियर डू नॉट मेक सेंस। मैक्सिमम जो ओसीडी के बड़े इंसान होते हैं, मतलब अडल्ट्स हैं, 20 अबव के लोग हैं, उनको पता है कि उनका ये जो बिहेवियर है ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, इट इज़ इलॉजिकल, बट स्टिल वो अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और फिर भी वो उस निनकॉम्पियस थिंग को या उस स्टूपिड थिंग को रिपीटेड करते जाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो थॉट्स उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको अग्रेशन होना स्टार्ट होता है, एंग्जाइटी होना स्टार्ट करती है। इसलिए तो उस अग्रेशन, एंगर और एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए पर्सन फिर बार बार कंपल्सिव एक्ट या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। पता है उसको कि ये नॉनसेंस है, बट स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल। द कंडीशन इज एसोसिएटेड विद टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ठीक है उसको हैंड वॉशिंग का थॉट आ रहा है कि मुझे हाथ धोने हैं, हाथ गंदे हैं, बट अगर वो कंट्रोल कर रहा है और वो नहीं जा रहा है हाथ धोने, तो टिक्स मतलब फ्रिक्वेंटली वो अपनी टांगे हिलाता रहेगा या हाथ हिलाता रहेगा, एग्जिबिट करना ट्राई करेगा कि उसको कंट्रोल करने का ट्राई करे। ओके, जब आपका वाइवा होता है उससे पहले की कंडीशन होती है, आप रूम के बाहर वेट कर रहे होते हो, तो इधर यू आर शेकिंग योर हैंड, योर जस्ट फ्लिकिंग योर लेग्स कि गॉड क्या होने वाला है। सेम थिंग उसी वे में पर्सन यहाँ पे भी कंट्रोल कर रहा होता है। कई बार एंग्जाइटी हो जाती है पर्सन को, जितना ज़्यादा कंट्रोल करने का ट्राई करता है, जब तक वो परफॉर्म नहीं कर लेता कोई एक्टिविटी, उसको एंग्जाइटी होती रहती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज द रिस्क ऑफ सुसाइड। पर्सन इतना ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है, इतना ज़्यादा एंग्री हो जाता है अगर वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, कि वो सुसाइड भी कर सकता है। सो दैट वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द obsessive compulsive disorder. Now we will study the definition part. So, the obsessive compulsive disorder is an anxiety disorder in which people have unwanted and repeated thoughts, feeling, images and sensations. तो जो जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे थॉट्स है, वो तो हो गया ऑब्सेशन पार्ट, एंड एंगेज इन द बिहेवियर और द मेंटल एक्ट इन रिस्पॉन्स टू दोज थॉट्स और ऑब्सेशन इज कॉल्ड कंपल्शन। ठीक है, मतलब उन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए जो वो बिहेव कर रहा है, जो वो एक्ट आउट कर रहा है, दैट इज कंपल्शन। ऑफन द पर्सन कैरीज आउट द बिहेवियर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट और गेट rid ऑफ द ऑब्सेसिव थॉट्स, बट दिस ओनली ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ। ठीक है, वो जो कंपल्शन कर रहा है वो सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देता है, ऐसा नहीं है कि एक बार परफॉर्म कर लिया तो वो थॉट नहीं आएंगे, नो। आफ्टर अ सर्टेन और शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम उसको वो थॉट्स फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। Not performing the obsessive ritual can cause great anxiety or can cause the aggression in the person. A person's level of OCD can be anywhere from the mild to the severe, but it left untreated, it can limit his or her ability to function at the work or the school, or even to lead a comfortable existence at the home or the अराउंड अदर्स। ठीक है, अगर उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो वो उसकी सोशल लाइफ को भी हैम्पर करेगा। नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द एपिडेमियोलॉजी। So what is epidemiology? That obsessive compulsive disorder affects about 2.3% of people at some point in their life. ठीक है, जो हमारे OCDs होते हैं, 2.3% ऑफ पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अफेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग अ गिवन ईयर अबाउट 1.2%, एक साल में 1.2% ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो ओसीडी के साथ होते हैं, वर्ल्ड वाइड, नॉट इन इंडिया, होल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम टोटल पॉपुलेशन रखते हैं 100, फॉर एग्जांपल सारे वर्ल्ड में 100 लोग हैं, तो एक या दो इंसान को ओसीडी होता ही होता है। It is unusual for the symptoms to begin after the age of 35. तो मैक्सिमम जो केसेस होते हैं हमारे ओसीडीज, वो हमारे अर्ली अडल्टहुड मतलब 20 से लेके लेट अडल्टहुड यानी 40s तक होते हैं। अगर किसी को 40s या 35 तक ओसीडी नहीं हुआ है तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनको लेटेस्ट स्टेज में ओसीडी हो।
Half of the people develop the problem before 20. मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड इक्वली. ओके, जैसे हमने पढ़ा था कि हिस्टीरिया में फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होती है, स्कीजोफेनिया में मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, बट ओसीडी में मेल एंड फीमेल बोथ इक्वली अफेक्टेड होते हैं. Approximately 1 to 2% of the children are affected by OCD. Obsessive compulsive disorder symptoms tend to develop more frequently in children that are 10 to 14 years of age, with male displaying symptoms at an earlier age and more severe level than the female. तो females के comparison में male में symptoms ज़्यादा आते हैं और वो ज़्यादा severe होते हैं. There is only one epidemiological study from India जिसमें prevalence show किया है, and it was found that the lifetime prevalence of 0.6%, मतलब whole of the life में सिर्फ और सिर्फ 100 में से सिर्फ 0.6% चांसेस होते हैं इंसान के कि उसको OCD हो सकता है. This rate is considerably low compared to 2 to 3% rate reported in European and Northern American studies. मतलब इंडिया में OCD की प्रेवलेंस कम है. However, the similar low rate ranging from 0.5 to 0.9% was observed in the study from Taiwan. It is not clear why the lifetime prevalence rate of OCD is low in some countries, although the rate are not very low compared to the conservative estimation of 1% rate of OCD. However, further research is needed into the epidemiological aspect. मतलब इंडिया में अभी तक एक ही स्टडी हुई है, एक स्टडी के अकॉर्डिंगली ये बताया, बट देर माइट बी सर्टेन अदर केसेस और सर्टेन other areas which are remained unopened or can say are not रिसर्च प्रॉपरली. तो वो भी चांसेस हो सकते हैं कि हमें ओसीडी की प्रॉपर प्रेवलेंस अभी तक नहीं पता है. नेक्स्ट इज कॉजेज कि पर्सन में ओसीडी के कारण है कौन से, तो दैट आर व्हाट वी गोना स्टडी नाउ. द कॉजेज आर अननोन. अगर हम ओसीडी की बात करें, इट इज़ इडियोपैथिक. आज तक उसका एक सर्टेन कॉज नहीं पता चला है कि ओसीडी क्यों होता है, बट बोथ द एनवायरमेंटल एंड द जेनेटिक फैक्टर आर बिलीव टू प्ले द रोल. पता किया गया है कि जो जेनेटिक्स है वो भी हमारी हैम्पर करती है पर्सन की लाइफ को कि ओसीडी हो सकता है. सेम थिंग जेनेटिक्स भी अफेक्ट करती है और हमारा एनवायरनमेंट भी. तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स वाला पार्ट. क्या होता है? देयर अपेयर टू बी सम जेनेटिक कंपोनेंट्स विथ आइडेंटिकल ट्विंस मोर ऑफन अफेक्टेड देन द नॉन आइडेंटिकल ट्विन. आज तक हमने जितने भी मेंटल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं उसमें हमेशा एक बात की है कि अगर हमारे डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं तो उनको चांसेस बहुत मतलब कम होते हैं एज कंपेयर टू द आइडेंटिकल ट्विंस और कैन से मोनोजाइगोटिक ट्विंस कि उनमें कम बीमारी होगी. अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उनमें से किसी एक को बीमारी है या कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो दूसरे को भी 50% चांसेस होते हैं कि उसको भी वही मेंटल डिसऑर्डर होगा. बट अगर डाइजाइगोटिक है मतलब दो जाइगोट है, सेपरेट प्लेसेंटास हैं, तो उनमें चांसेस कम हो जाते हैं एक ही सिमिलर डिजीज को कैरी करने के. Further, individuals with OCD are more likely to have the first degree family members exhibiting the same disorder that do match the control. Okay, अगर किसी मदर को हैंड वॉशिंग का OCD है तो उसकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मतलब टू द डॉटर उसके भी चांसेस होंगे to get affected with OCD. In case where OCD develops during the childhood, there is a much strong familial link in the disorder that देन केसेस इन विच OCD डेवलप लेटर. ओके, अगर किसी बच्चे को OCD होता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उनकी फैमिली में भी कोई लिंक है, फैमिली में भी कोई OCD का पेशेंट है. बट अगर लेट या अडल्टहुड में होती है तो देर इज़ नॉट ऑलवेज कि किसी ना किसी फैमिली मेम्बर में होगा ही. तो इट्स डिपेंड. इन जनरल द जेनेटिक फैक्टर अकाउंट्स फॉर 45 to 65% of variability in OCD symptoms in children diagnosed with disorder. A study at 2007 found evidence supporting the possibility of heritable risk of OCD. जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में, ठीक है.
ओके, जेनेटिक्स में फाइंड आउट किया गया था स्टडीज़ में कि जो हमारा लॉन्ग अलील होता है ऑफ 5-HTT-LPR जीन्स और बीन एग्जामिन फॉर ओसीडी एंड मेटा एनालिसिस फाउंड दैट कि जो हमारा स्मॉल एलील है वॉज एसोसिएटेड विद ओसीडी इन फीमेल। अगर जो फीमेल्स हैं ओसीडी के साथ उनमें जो हमारा एलील है वो स्मॉल है। अ सिस्टमेटिक रिव्यू फाउंड दैट वाइल नीदर एलील was associated with OCD overall. In the Caucasian, the longer allele was associated with OCD. Another meta-analysis shown that the increased risk of OCD are in those who are with the homozygous S allele, but found that the longer S allele genotype to be inversely associated with OCD. Now we will discuss the neurobiological model of obsessive compulsive disorder. So here what it is, there is the convergence of evidence implicating the corticosteroid sorry corticosteroid CSTC loop involve orbitofrontal cortex, ठीक है, anterior cingulated cortex and basal ganglia as the center to the pathological of OCD. अगर हमारी इन एक्सिस में फर्स्ट इज द कॉर्टिकोस्टेटोथैलेमोकॉर्टिकल लूप इन्वॉल्विंग द ऑर्बिटोफ्रंटल, जिसमें ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है और हमारा एंटीरियल सिंगुलेटेड कॉर्टेक्स है और द बेसल गैंग्लिया है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो ओसीडी होने के चांसेस होते हैं। Two distinct routes are conceptualized from the stratum of to the thalamus. अगर हमारा जो स्ट्रेटम और थैलेमस के बीच का एरिया है जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे कॉल करता है, अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द स्ट्रेटम टू द इंटरनल segment of the globus pallidus and the substantia nigra to the thalamus and then back to the cortex. So नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आप लोगों के लिए सिर्फ इतना सा कि जो हमारा बेसल गैंग्लिया है या हमारा जो एंटीरियर सिंगुलेटेड कॉर्टेक्स है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स है, अगर वहाँ पे कोई भी पैथोलॉजी होती है, वहाँ पे कोई ऑल्ट्रेशन होती है, उसकी वजह से भी पर्सन को ओसीडी हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑटो इम्यून। A controversial hypothesis is that some cases of rapid onset of OCD in children and adolescent, उन्होंने फाइंड आउट किया कि वो बच्चे पांडा के साथ सफ़र कर रहे होते। पांडा क्या है? एक ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी फुल फॉर्म है पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकस एक और यस ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ए की वजह से अगर इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से उनको न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, तो उन बच्चों में भी ओसीडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अ रिव्यू ऑफ द स्टडीज एग्जामिनिंग एंटीबेसल गैंग्लिया एंटीबॉडीज इन ओसीडी फाउंड्स एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग एंटीबेसल गैंग्लिया एंटीबॉडीज इन दोज विद ओसीडी versus the general population. Next is psychoanalytic theory. Propose that the individual with OCD have the weak underdeveloped ego. मतलब जब पर्सन के ईगो डेवलपमेंट का लेवल होता है, अगर जो पर्सन ओसीडी के साथ है उनका ईगो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है फॉर एनी ऑफ द वेराइटी ऑफ द रीज़न, या तो अनसेटिस्फैक्ट्री पेरेंट चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब उनका केयर गिवर और मदर का जो मदर और जो चाइल्ड का रिलेशन था वो फुली एस्टेब्लिश्ड और डेवलप नहीं था, इफेक्टिव नहीं था, या बच्चे को कंडीशनल लव। ओके, जो हमारा सेकंड चाइल्ड होता है या जो हमारा मिडल चाइल्ड होता है, दे ऑलवेज सफ़र विद अ कंडीशनल लव बिकॉज इट इज़ लाइक दैट कि फर्स्ट बच्चा इज़ विद लॉट ऑफ लव फ्रॉम द पेरेंट साइड, सेकंड हो गया, देन सेकंड के ऊपर कंसंट्रेट करने से पहले कोई थर्ड बच्चा हो गया तो फोकस जो है हमारे सेकंड बच्चे से कम्प्लीटली थर्ड बच्चे के ऊपर आता था। तो जो सेकंड बच्चा होता है ही इज़ देयर विद द हैम्परनेस ऑफ द लव, मतलब उसको प्रॉपरली लव एंड केयर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो रिस्क पे होता है या प्रॉन होता है टूवर्ड गेटिंग अनडेवलप्ड ईगो। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोविजनल ग्रेटिफिकेशन। अगर ग्रेटिफिकेशन मतलब पर्सन में सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया है एट द स्टेज ऑफ ओरल स्टेज,
The psychoanalytic concept view client with the OCD as having the regress to the earlier development stage of the infantile superego. मीन्स वही मैंने बोला कि जब उनके थॉट्स रिप्रेस हो चुके होते हैं या हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चले गए होते हैं और वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ लाइक द हार्स exacting punitive characteristics which now reappear as the part of psychopathology। मतलब जो बच्चों ने बचपन में कुछ चीज़ें रिप्रेस कर दी है अननोइंगली एंड अनरिजॉल्व, वो लेटर स्टेजेस में अगर हमारी लाइफ में इवेलुएट हो जाती हैं या एग्जजरेट हो जाती हैं या मतलब गेट आउट हो जाते हैं, उसकी वजह से पर्सन में साइकोपैथोलॉजी हो जाती है या चांसेस हो जाते हैं पर्सन को ओसीडी से सफ़र करने के। रिग्रेशन टू द periodical or the sadistic phase combined with the use of a specific ego defense mechanism। that is अगर पर्सन ने आइसोलेशन का यूज़ किया हो, अनडूइंग का यूज़ किया हो या डिस्प्लेसमेंट या रिएक्शन फॉर्मेशन जैसे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज़ किया होता है एट द स्टेज ऑफ प्री ऑडिबल स्टेज। ऑडिबल फेज व्हाट इट इज़ कि बच्चे को अपने ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट्स की तरफ अट्रैक्शन अफेक्शन होता है, ठीक है। अगर वहाँ पे रिग्रेशन हो गया होता है और उसने ये वाले स्पेसिफिक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म लाइक आइसोलेशन, अनडूइंग, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन का यूज़ किया है, तो उन बच्चों में भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के सिम्टम आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज ओसीडी इज ऑफन अकम्प्लिश्ड विद द डिप्रेशन, ठीक है। जो हमारा ऑब्सेशन है वो हमारे पर्सन विद डिप्रेशन या किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है या सब्सटेंस अब्यूज़ है या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट, एडीएच या अनदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के साथ भी को एग्जिस्ट कर जाती है हमारी ओसीडी, ठीक है। टॉरेट सिंड्रोम बच्चों में होता है, मतलब और जिन बच्चों में टॉरेट सिंड्रोम होता है इट इज़ लाइक अ कंडक्ट डिसऑर्डर। टॉरेट सिंड्रोम में पर्सन को इट इज़ लाइक अनवांटेड और रेस्टलेसनेस होती है, पर्सन में मूवमेंट हो रही है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं एंड वोकलाइजेशन, ठीक है। तो उनके साथ भी ओसीडी को एग्जिस्ट करता है या स्किन से कोमॉर्बिड होता है। Other illnesses that may be linked to OCD are hoarding behaviors, like difficulty parting with possessions। ट्राइकोटिलोमेनिया में क्या होता है कि पर्सन अपने ही बालों को बार बार उखाड़ता है, अपने इधर स्कैल्प से उखाड़ेगा, आई लैशेस से उखाड़ेगा या बॉडी पर से जहाँ पे भी बाल है वहाँ से वो उखाड़ता रहता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्राइकोटिलोमेनिया। तो वो हो सकता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें पर्सन को लगता है कि उसकी बॉडी जो है वो परफेक्ट नहीं है या उसमें कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट या कैन से लैकिंग है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस मैंने बोला था कि इंसान को क्या होता है कि उसको लगता है कि उसको कुछ बीमारी है, उसके बाद वो डॉक्टर शॉपिंग करता रहता है, मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, ही इज़ फाइन, बट उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, वो नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाएगा, नेक्स्ट डॉक्टर की रिपोर्ट्स फिर से नॉर्मल होंगी, वो उनको फिर से नेग्लेक्ट करेगा और नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाके फाइंड आउट करने का ट्राई करेगा कि उसको कोई बहुत बड़ी मेडिकल इलनेस है। सो ये सब फाइंड आउट किया गया है कि इन डिजीज़ के साथ भी हमारा ओसीडी हो सकता है। Researchers are investing the place of OCD on the spectrum of the disorders that may share the certain biological and the psychological basis, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर एक ही है कि अगर बच्चे का चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हो और वो रिग्रेस हो चुका हो, ठीक है, तो और कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स। नाउ द साइन एंड सिम्टम्स, वी विल डिस्कस द साइन एंड सिम्टम। फर्स्ट तो हमने बात कर लिया है कि ऑब्सेशन एंड द कंपल्शन। तो ऑब्सेशन में हमने बोल दिया था उसको कॉन्टिन्यूस थॉट आते रहते हैं, और कंपल्शन में क्या होता है उन थॉट्स को वो कंट्रोल करने के लिए एक मेंटल एक्ट करता है या रेपिटेड बिहेवियर करता है, जिसे हम कंपल्शन कहते हैं, ठीक है। So, particular symptoms we will study in the next lecture. What we had studied today is कि OCD क्या है, then we had studied the introduction part कि वो कहाँ से develop हुआ था term, then we studied कि उसकी prevalence कितनी है, then the definition, then the epidemiology in India, then we had studied about the various risk factor, genetic factor, the environmental factor, and then the psychoanalytic
सिस्टमेटिक थ्योरी गिवन बाय द फ्रूड की ओसीडी कैसे होता है. एंड देन वी स्टडीड द टू मेन सिम्टम, दैट इज द ऑब्सेशन एंड द कंपल्शन. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, symptom in the people with OCD, and then the management of the person with OCD. So thank you and have a nice day.